वो ये भी जानता था कि अविनाश की मौत और फैक्ट्री के ब्लास्ट होने के बाद अब मिस्टीरियस मैन और धनंजय सब्रवाल कुछ नया प्लान करेंगे, और इसलिए उसने एक काउंटर अटैक का प्लान सोच रखा था। उसने फिर अपने राइट हैंड को छुआ जहां उसे चोट लगी थी, लेकिन अब वो भी काफी ठीक हो चुका था। रकीम ने तो कहा था कि किंग बनने के बाद सारे राज खुल जाएंगे। अब अगली बार रकीम आएगा तो उससे जान कर ही रहूंगा कि ये किंग कौन है, क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और साथ ही मेरे पेरेंट्स के सीक्रेट से क्या लेना देना है। सब कुछ एक मकड़े की जाल की तरह है, एक दूसरे से कनेक्टेड। अब बस मुझे एक सही रास्ता पकड़ना है, तभी सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दूसरी तरफ शहर के एक मिडिल क्लास कम्युनिटी के एक घर में यशवंत और उसकी पूरी फैमिली परेशान बैठी थी। जब से उन्होंने रायजादा हाउस छोड़ा था और कंपनी से निकाले गए, तब से उनकी कंडीशन खराब थी। यशवंत गुस्से में मुट्ठी बांधते हुए बोला, हमारी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है। सोशल रेपुटेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली ऑनर, सब कुछ खत्म। अब मुझे सब्रवाल इंडस्ट्रीज में क्लीनर की जॉब करनी पड़ रही है। यह ह्यूमिलिएशन मेरे लिए सहना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर ये जॉब नहीं की तो धनंजय हमें पूरी तरह बर्बाद कर देगा। ये सब उस वेद के आने के बाद से शुरू हुआ है। तब उसकी बेटी आरना ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, आपके कहने पर मैंने वो रेसिपी चुराई और अब हाथ क्या आया? कुछ नहीं, ऊपर से मेरी जॉब भी गई। अब कियारा कभी हम पर ट्रस्ट नहीं करेगी। विशाल भी चिढ़ते हुए चिल्लाया, ये सब हमारे पेरेंट्स की बेवकूफ़ी का नतीजा है। ये लोग धनंजय से नहीं मिलते तो हम आज रायजादा खानदान में ऐश की जिंदगी काट रहे होते। आपको पता है उस वेद ने वो बंगला तक गिरा दिया है जिससे हम कियारा से वापस लेने का सोच रहे थे। यशवंत की वाइफ वाणी भी आंसू बहाते हुए बोली, हमारे पास रहने को ढंग का घर नहीं है, हम इस छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं। अब क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही जिएंगे? तब यशवंत रिग्रेट करते हुए बोला, हमने कितनी बड़ी गलती की। सब्रवाल के बहकावे में आकर हमने अपना ही सत्यानाश कर लिया। अगर हमने कियारा के साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखी होती तो आरके इंडस्ट्रीज के शेयर्स हमारे होते, बंगला, प्रॉपर्टी, पैसा सब होता। अब तो रिस्पेक्ट गई, पैसा गया, घर गया, और ये सब कुछ वेद के आने के बाद से हुआ है। उसके मरने के बाद ही हम कियारा को मैनिपुलेट कर पाएंगे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के आईसीयू में मनोहर की कंडीशन और भी क्रिटिकल हो रही थी और अब अर्जेंट सर्जरी की रिक्वायरमेंट थी। सीनियर डॉक्टर ने सीरियस कंसर्न के साथ राघव को इन्फॉर्म किया, पेशेंट को इमीडिएट मल्टीपल सर्जरीज की जरूरत है, बोन ग्राफ्टिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल और रिहैबिलिटेशन। पूरा ट्रीटमेंट प्रोग्राम बहुत एक्सपेंसिव होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट कम से कम 50 लाख होगा। यह सुनकर राघव फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, अब कहां से इतने पैसे लाएं? हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही खराब है। आरके इंडस्ट्रीज से निकलने के बाद हमारे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। अब कैसे अफोर्ड करें इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट? तब ममता बोली, राघव वो बंगला बेचने के जो पैसे थे वो अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राघव झल्ला उठा। मॉम, अगर वो पैसे इनके ट्रीटमेंट में लगाएंगे तो आगे क्या करेंगे? हमने पहले ही 1.5 करोड़ का फ्लैट ले लिया है। बचे हुए पैसे से मैं नया बिजनेस शुरू करूंगा या इनका खर्च उठाऊं? हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए मनोहर उनकी बात सुनकर उस दिन पर अफसोस कर रहा था जिस दिन उसने सब्रवाल के साथ हाथ मिलाया था। वही ममता की आंखों में गुस्सा और नफरत उभरने लगी। ये सब उस कियारा और वेद की वजह से हुआ है। वो दोनों ऐश में जी रहे हैं और हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं उन दोनों को ऐसे चैन से जीने नहीं दूंगी। अब तक तो यशवंत और मनोहर का परिवार पैसे के लिए सब्रवाल के इशारे पर नाच रहा था, लेकिन अब उनके अंदर नफरत की ऐसी ज्वाला दहक रही थी जो किसी भी हाल में कियारा और वेद को बर्बाद कर देना चाहती थी। क्या करने वाले थे अब ये दोनों परिवार मिलकर? इधर वेद लंच करके उठा ही था कि उसके पास एक मेल का नोटिफिकेशन आया। वेद ने देखा कि मिस्टर के की मेल आईडी पर कियारा का मेल आया था। उसने मेल में रेसिपी की फोटो भेजी थी और साथ ही सॉल्यूशन देने की रिक्वेस्ट की थी। वेद धीमे से मुस्कुराया और रेसिपी के बारे में सोचने लगा और फिर उसे गुरु तेजस की याद आई। उन्होंने एक बार कहा था, वेद, हर प्रॉब्लम का हाल प्रकृति में छुपा हुआ है। तुम जितना प्रकृति को महसूस करोगे वो उतना ही तुम्हें ज्ञान देगी। कुछ सोचते हुए वेद ने कियारा को एक सॉल्यूशन मेल लिखा और फिर अपने आप से कहा, मैंने भी तो एक वाइन का बेस बनाकर रखा था, एक बार मैं भी ट्राई करता हूं। हो सकता है ऐसी वाइन बन जाए जो हम कंपनी में लॉन्च कर सके। वेद रायजादा मेंशन के पीछे बनी वाइनरी में आ गया जहां उसने पहले से ही वाइन का बेस तैयार रखा था। तेजस की बताई बातों और मेडिकल नॉलेज के जरिए वो नई वाइन बनाने की कोशिश करने लगा। इधर आरके इंडस्ट्रीज में कियारा मिस्टर के रिप्लाई को पढ़कर उछल पड़ी और उसने सीमा से कहा, सीमा, हमें सोल्यूशन मिल गया। आई न्यू इट, मिस्टर के जरूर मेरी हेल्प करेंगे। चलो अब हमारे वाइन मेकर से मिलते हैं और हाँ, ऑर्डर फ्रेश पेल का फ्रूट एंड जंगली शहद। यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो डैड की वाइन रेसिपी में मिसिंग है।
दूसरी तरफ वेद पूरे दिन वाइनरी में वाइन बना रहा था। दिन से रात कब हुई उसे अंदाजा भी नहीं लगा। रात के 10 बज चुके थे, तब जाकर उसका काम पूरा हुआ। वो वाइनरी से बाहर निकला ही था कि उसके फोन पर मयंक का कॉल आ गया। ब्रो, 1 हफ्ते पहले सार्थक इंडिया वापस आ गया है। मुझे आज ही उसके आने के बारे में पता चला। असल में कियारा के बर्थडे के बाद वेद ने ही मयंक को सार्थक पर नजर रखने को कहा था और उसे मयंक ने बताया था कि सार्थक ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन गया है। वेद ने पूछा, इस वक्त वो कहाँ है? मयंक बोला, ये तो मैं नहीं जानता। तब वेद ने सख्त लहजे में कहा, तो फिर पता करो, मुझे हर डिटेल चाहिए। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या डिस्कस करता है। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करना। एब्सोल्युटली ब्रो, मैं अभी पता करता हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद वेद ने कमरे में आकर शावर लिया। पूरा दिन वाइनरी में रहने से उसे थकान भी हो रही थी। वो बस बिस्तर पर लेटा ही था कि करीबन 11:30 बजे मयंक का फिर कॉल आया। वेद ब्रो, सार्थक अभी अपने प्राइवेट फार्म हाउस में है। ये कहकर मयंक ने जब वेद को एड्रेस बताया तो वेद को याद आया कि सार्थक कियारा को किडनैप करके उसी फार्म हाउस में ले गया था। वेद तुरंत फार्म हाउस के लिए निकल पड़ा। इधर रात के करीबन 12:30 बज रहे थे और सार्थक अपने फार्म हाउस पर अपनी छत पर बैठा था। उसकी आंखों में नशा और गुस्सा दोनों साफ दिख रहा था। वेद, समझता क्या अपने आप को? कियारा मेरी है, सिर्फ मेरी। तभी वेद फार्म हाउस के कंपाउंड पर पहुंचा। उसने चारों तरफ नजर डाली तो ना वहां सार्थक के पालतू कुत्ते थे और ना ही सिक्योरिटी गार्ड्स। तभी उसे फार्म हाउस की छत से सार्थक के चिल्लाने की आवाज आई। वेद ने देखा कि छत तक जाने के लिए साइड में एक पाइपलाइन थी। वेद ने चुपचाप उस पाइप के सहारे छत तक चढ़ना शुरू किया। सार्थक अभी भी ड्रिंक करते हुए बड़बड़ा रहा था। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब मैं उसे दिखाऊंगा कि सार्थक किसे कहते हैं। तभी छत पर वेद की आवाज गूंजी, दिखाना क्या है सार्थक? ये कि तुम एक लूजर हो। सार्थक शॉक्ड होकर पीछे मुड़ा तो वेद छत के दूसरे कॉर्नर पर खड़ा था। सार्थक ने हकलाते हुए पूछा, वेद, तू यहां कैसे आया? वेद ने मॉक करते हुए कहा, क्यों? तुझे लगा था कि तू यहां छुप कर बैठेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? तेरी हर मूव पर मेरी नजर थी सार्थक। सार्थक ने गुस्से में विस्की की बोतल फेंकते हुए कहा, तू बहुत स्मार्ट समझता है अपने आप को, लेकिन कियारा मेरी है। मैंने उसे पहले देखा था। पहले देखा था? इसलिए तूने उसे किडनैप किया था? सार्थक गुस्से में चिल्लाया, वो मुझसे प्यार करती है। तूने उसका ब्रेन वॉश किया है। रियली? तो फिर वो तुझसे भाग क्यों रही थी? वेद की बात सुनकर सार्थक पूरी तरह से कंट्रोल खो बैठा। वो लड़खड़ाते हुए वेद की तरफ बढ़ा, मैं तुझे मार दूंगा। आज तेरी लाइफ की आखिरी रात है वेद। सार्थक काफी नशे में था। उसने पास में पड़े एक हैवी स्टूल को उठाया और वेद की तरफ फेंका। वेद तुरंत साइड हट गया। यह देखकर सार्थक और ज्यादा गुस्से में आ गया और वेद को पंच मारने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन वेद ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और एक जोरदार मुक्का मारा। सार्थक लड़खड़ा कर पीछे हटा और तभी उसका पैर उसी स्टूल में फंसा और वो लुढ़क कर छत से नीचे गिर पड़ा। सार्थक! वेद ने चिल्लाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। क्या वेद को सार्थक की एक्सीडेंटल डेथ के लिए लीगली फ्रेम किया जाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।